इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो एक ऐसे समय से गुजर रहा है जो लोगों में घबराहट है, लग रहा है कि कब यहाँ पर रिकवरी आएगी, उनका पोर्टफोलियो कब ग्रीन में आएगा, क्योंकि इस तरह की लंबे कंसोलिडेशन और करेक्शन का दौर उन्होंने कोविड के बाद जो इन्वेस्टर्स आए थे उन्होंने नहीं देखा था। लेकिन ऐसे में आगे क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की मैक्रो स्थिति बन रही है, अगर आपको यहाँ पर अपनी पोर्टफोलियो की प्लानिंग करनी है तो कैसे करनी है, आपका एसेट एलोकेशंस किस तरह का होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल प्लानर और टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, बलवंत जैन साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए शुक्रिया आपका। सर, आज हम टैक्स की बात नहीं करेंगे, आज आपसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बातचीत करते हैं। अब लोगों के मन में ये है कि कब हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में आएगा, कब रिकवरी आएगी, क्योंकि लंबा समय हो गया, सितंबर 2024 के बाद से करेक्शन और कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। सर, अभी जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो कोविड के बाद जो आए हैं, उनके पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिए आपकी राय क्या है? मौजूदा दौर में प्लानिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? किसी भी पोर्टफोलियो का क्या मिक्स होना चाहिए? इक्विटी कितना, इक्विटी में भी अगर म्यूचुअल फंड के जरिए जा रहे हैं तो वो कितना परसेंटेज, और साथ साथ डेट का इन्वेस्टमेंट हो या फिर एफडीज वगैरह हो, उसका भी क्या इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए क्या? उसके बारे में सर उनको गाइड कीजिए। आपने तो वो क्या बोलते हैं, पूरा चैप्टर ही एक साथ बोलने को बोल दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यह कहूँगा कि अभी जैसे आपने बताया कि मार्केट करेक्शन और कंसोलिडेशन के मोड में है। यह इक्विटी का स्पेशल फीचर है। मतलब जो इक्विटी वैल्यूएशन है या जो स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्सेज है, वो ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, पर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाती है। तो जिसके पास पेशेंस है वो पैसा कमाता है, और जिसके पास पेशेंस नहीं है वो पैसा गंवा के भी जाता है। तो जो लोग, जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करके बैठे हुए, उनके लिए मेरी एक राय है, सुझाव है कि आप बैठे रहिए, कुछ नहीं करना। जैसे प्रशांत जैन कहते हैं कि जो इनएक्शन है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप रोज रेट देखेंगे, इंडेक्स देखोगे, तो आपको कुछ ना कुछ करते रहने का मन होता है। तो कुछ नहीं करने का, बैठे रहने का। अच्छा, दूसरी बात, आप जो असेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, ब्रॉडली असेट एलोकेशन में दो चीज़ें आती है, इक्विटी और डेट आती है। अभी रिसेंटली सिल्वर और गोल्ड काफ़ी फ्लेयर हो गए, तो अभी लोग उसमें इन्वेस्ट करने लग गए हैं। तो ये तीन असेट क्लास ब्रॉडली, आप जो जनरल पब्लिक है उनके लिए असेट क्लास में आती है, और असेट एलोकेशन होना चाहिए इसमें। अब असेट एलोकेशन कितना होना चाहिए, इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है। ये वैसे जैसे पुराने लोग कहते हैं कि आपकी एज, मतलब 100 में से आपकी एज घटा दीजिए, उतना इक्विटी होना चाहिए, पर यह थंब रूल है। मतलब आपका असेट एलोकेशन है वो आपकी एज, आपकी इनकम, आपके गोल कितने दूर है, ऐसे बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। मतलब अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति है जो रिटायर हो गया और उसके पास रिटायरमेंट का फंड है और उसके पास और कोई इनकम का जरिया नहीं है, रेंट या पेंशन वगैरह नहीं आते हैं, तो वो सारा का सारा पैसा अपनी इक्विटी में नहीं डाल सकता। उसका प्रीडोमिनेंटली जो असेट अलोकेशन है वो डेट या डेट प्रोडक्ट या हाइब्रिड प्रोडक्ट में होना चाहिए। इसके विपरीत कोई व्यक्ति जो अभी जॉब शुरू किया है, अपना कैरियर शुरू किया है, तो वो 90% इक्विटी में डाल सकता है, 10% डेट में डाल सकता है। इवन अगर उसके गोल कोई नज़दीक में नहीं है, उसके सब गोल 7 साल 10 साल के बाद के हैं, तो वो 100% इक्विटी का एक्सपोजर ले सकता है। तो जो असेट एलोकेशन की बात है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। मतलब ये रेडीमेड नहीं है, ये टेलर मेड करना पड़ता है। जहाँ तक आप इक्विटी में, मतलब विद इन इक्विटी में एलोकेशन की बात कर रहे हैं, वापस वही बात आएगी कि आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है। मतलब वो ये रिस्क लेने की कैपेबिलिटी असेट एलोकेशन के मेन प्रिंसिपल पे भी आती है, एप्लीकेबल है। और यहाँ जो इक्विटी में जो एलोकेशन करना है उसके लिए भी लागू होती है। जो कैरियर शुरू कर रहा है वो स्मॉल कैप मिड कैप का ज़्यादा एक्सपोजर ले सकता है, क्योंकि उसका जो रिटायरमेंट है या बाकी जो गोल है वो लंबे हैं। और इक्विटी जैसे जो लार्ज कैप है, वो आपका 7 साल का पीरियड हो तो आपको लार्ज कैप में पैसा डालना चाहिए।
7 साल से ज़्यादा का पीरियड, 7 साल से ज़्यादा का और 10 साल से ज़्यादा का हो तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर आपका पीरियड 7 साल से 4 साल, 5 साल और 7 साल के बीच का है तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं। 1 साल से 4 साल, 5 साल के लिए आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डालना चाहिए। और अगर आपका गोल 1 साल बाद है तो मेरी राय में आपको अपना पैसा लिक्विड फंड में रखना चाहिए। जहाँ तक ओके। एलोकेशन की बात है, ये जैसे मैं बताया पीरियड वाइज एज के हिसाब से आपका अलोकेशन चेंज हो सकता है। जैसे जो यंग है वो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। जो मिड कैरियर में 50 साल की उम्र है उनके लिए लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा डालना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप रिलेटिवली वेल रिसर्च्ड होता है और उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होती है और रिस्क भी कम है रिलेटिवली स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। और यह इन्वेस्टमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है कि जितनी रिस्क होगी उतनी ज़्यादा रिवॉर्ड होंगे, पर ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेनी चाहिए। अभी जैसे अगर आपको कोई 18% या 24% इंटरेस्ट की बात करता है तो यह नहीं मानने में आने वाली बात है। और ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो प्रिंसिपल है वो भी डूब सकती है। तो आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है वो मॉडरेट होनी चाहिए। इक्विटी में ब्रॉडली लॉन्ग टर्म के लिए आपकी 12% के आसपास की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और 12% से ज़्यादा की अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आप अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आप ज़्यादा रिस्क लेंगे इसकी वजह से और आपकी कैपिटल को भी दांव पे लगा रहे हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपने समझा दिया। एक चीज़ बहुत अच्छी आपने कही कि एक्टिव बहुत ज़्यादा होने से, बहुत दाएं बाएं करने से, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस अगर बाजार में आप दिखाएंगे तो नुकसान ही ज़्यादा होता है ज़्यादातर केसेस में। इससे अच्छा है कि इनएक्टिव रहिए, खुद ब खुद पैसा बनेगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ, बहुत बार पोर्टफोलियो नहीं भी दिखते हैं और पैसे बनते रहते हैं चुपचाप। तो अच्छी चीज़ अगर लेकर रखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आपको यहाँ पर डर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और नुकसान का भी डर नहीं रहता है। लॉन्ग टर्म में खुद ब खुद वेल्थ बने रहेंगे। और जितना उम्र आपकी कम है, जितना आपका गोल काफ़ी लंबा है, आपके पास समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर रखिए। और बहुत लंबा वक्त है तो मिड कैप स्मॉल कैप रखें। थोड़ा सा मॉडरेट वक्त है तो फिर आप यहाँ पे लार्ज कैप पे ज़्यादा इंक्लाइन रह सकते हैं। सर ये तो बात हो गई। अब आते हैं इंडेक्स फंड्स को लेके और जो एक्टिव फंड्स है उसको लेकर। इंडेक्स फंड्स आपको लग रहा है कि ज़्यादा ठीक है कि चलिए अगर निफ्टी 50 हो या निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, इस तरह के इंडेक्स फंड्स आपको लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि अगर आज के डेट में अगर कोई बड़ी कंपनियां, 4 कंपनियां, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अगर कुछ दिक्कत हुई तो कोई और बैंक आ जाएंगी, लेकिन कंपोजिशन तो वही 50 का रहेगा। तो यहाँ पर रिस्क कम है। अगर पोर्टफोलियो बनाने के लिए इंडेक्स फंड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्या? देखिए ऐसा है कि जो यूएस वगैरह में है वो पैसिव फंड का प्रोपोर्शन ओवरऑल एईएम में ज़्यादा है। तो और दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं वो एक बार इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं और भूल भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जैसे बेसिक प्रिंसिपल है कि एक तो असेट एलोकेशन का है, एक पीरियडिकल रीबैलेंसिंग का प्रिंसिपल है कि आपको रिव्यू करना चाहिए और रीबैलेंसिंग करना चाहिए। अब ऐसे लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, अपने फंड की स्कीम का रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो जो इंडेक्स फंड आप बता रहे हैं वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये रिव्यू का काम है वो रेस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज करती है। जो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं चलती है, कंपनी अच्छी नहीं चलती है, उसको बाहर निकाल देती है। जो अच्छी, जिसके पोटेंशियल अच्छे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो इंडेक्स में आ जाता है। तो आपको रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप इंडेक्स फंड में डालेंगे तो मार्केट में जो जितना पैसा बन रहा है, जो रेट का रिटर्न इंडेक्स फंड दे रहा है, ब्रॉडली आपको उतना ही रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। ओके सर, ईटीएफ की बात करते हैं। ईटीएफ एज ए प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है? और जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए क्या ईटीएफ बेस्ट है? चाहे वो इक्विटी ईटीएफ हो या गोल्ड सिल्वर की ईटीएफ हो, क्या लग रहा है कि वो आसान है और जिस तरह के कंपोजिशंस भी रखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, तो ये ज़्यादा बेहतर है इसके थ्रू जाना? देखिए ईटीएफ का ऐसा है, एक तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ईटीएफ का आपके पास में दूसरा अल्टरनेटिव है रेगुलर जो स्कीम है फंड हाउस की। तो अगर आपका उद्देश्य मार्केट की वॉलेटिलिटी
वॉलेटिलिटी का फायदा उठाने की है। मतलब जैसे भाव बढ़ गया तो आप ईटीएफ का जो प्राइस है वो रियल टाइम बेसिस पे चेंज होता है। म्यूचुअल फंड का जो है वो एनएवी आपको एट द एंड ऑफ द डे डिक्लेयर होता है। तो अगर आपको वॉलेटिलिटी का फायदा लेना है तो आपको ईटीएफ में निवेश करना चाहिए। और अगर आपको सिर्फ इन्वेस्ट ही करना है, मतलब आपको उथल पाथल नहीं करनी है आपके इन्वेस्टमेंट में, तो ऐसी स्थिति में आपको जो फंड, इंडेक्स फंड है, जो फंड इसके स्कीम में पैसा डालना, ईटीएफ में पैसा नहीं डालना। जहां तक आप गोल्ड ईटीएफ वगैरह की बात कर रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ अगर आपको वापस वही वही प्रिंसिपल लागू होता है। अगर आपको वॉलेटिलिटी का फायदा लेना है तो आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा डालिए। आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो आप जो गोल्ड सेविंग फंड है उसमें पैसा डाल सकते हैं। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट है उसमें पैसा डाल सकते हैं। पर उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट है उसका लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि एनएसई में भी मई 2026 में ही नोटिफिकेशन जारी किया है ब्रोकर्स के एम्पेनलमेंट के लिए। तो अभी ये नेसेंट स्टेज पे है जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट का प्रोडक्ट जो है वो और तीसरा ऑप्शन है आपके पास में फिजिकल गोल्ड लेने का। गोल्ड ईटीएफ में क्या होता है कि फंड मैनेजमेंट चार्जेज ईयर आफ्टर ईयर लगते हैं। तो अगर आपके पास में बैंक लॉकर है तो आप, और अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड का निवेश करना आपके घर में शादी ब्याह के गोल के लिए, मतलब अपने इंडिया में वैसे ही रिवाज है कि अपनी बेटी की शादी हो तो बेटी को गोल्ड देते हैं, बेटे की शादी हो तो बहू के लिए गहने बनवाते हैं। तो अगर आप उसके लिए अगर गोल्ड ईटीएफ में निवेश करेंगे तो क्या होता है कि जब आपका गोल आ गया तो आपको गोल्ड ईटीएफ को रिडीम करना पड़ता है, या गोल्ड फंड में पैसा डाला है तो वो रिडीम करना पड़ता है, और उस पर फिर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स लग जाता है। और फिर टैक्स के बाद का जो पैसा है उससे वापस जाके आपको मार्केट से गोल्ड और ज्वेलरी खरीदनी पड़ती है। तो वहाँ पे भी मार्जिन लग जाएगा आपको जब गोल्ड खरीदने जाएंगे। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, जो आपका पर्पज सिर्फ बच्चों की शादी ब्याह के लिए गोल्ड इकट्ठा करना है, तो फिजिकल गोल्ड में क्या है, आपने खरीद लिया, आप लॉकर में रख दो, जब जरूरत है तो आप वहां से निकाल के गहने बनवा दो। तो इस स्थिति में आपको टैक्स की कोई लाइबिलिटी नहीं, तो सीधा ही सीधा 12.5% की सेविंग तो हो ही रही है। इसके अलावा जो फंड मैनेजमेंट चार्जेज है जो हर साल लगते हैं उसमें भी आपका पैसा बच जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आप फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब बच्चों की शादी ब्याह के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में गोल्ड ईटीएफ या जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें आपका जो मार्जिन है वो इतना नहीं लगता। फिजिकल गोल्ड खरीदने जाओ तो अलग रेट है, बेचने जाओ तो अलग रेट है, तो उसमें आपको मार पड़ जाती है। ओके सर, ईजीआर और ईटीएफ में अगर चुनना हो, भले ही अभी लिक्विडिटी नहीं दिख रही हो, नया प्रोडक्ट है, एक्सचेंजेस वगैरह पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्जन का भी आपके पास विकल्प आ जाता है, और जब तक आप रखना चाहे तो स्टोरेज कॉस्ट के साथ उस वॉल्ट में रख भी सकते हैं। तो ईजीआर और ईटीएफ में अगर चुनना हो, जिनका मेन मकसद ही हो कि इवेंचुअली उनको गोल्ड ही लेना है फिजिकल में, तो क्या उनके लिए ईजीआर ज्यादा बेहतर है गोल्ड ईटीएफ के मुकाबले, या फिजिकल गोल्ड के भी मुकाबले? नहीं, ये तो देखो, अभी तो ईजीआर जो है वो लिक्विडिटी नहीं है इतनी, क्योंकि इतने ब्रोकर एम्पेनल हुए नहीं, तो आपके पास खरीदने की भी ऑप्शन नहीं है। परंतु अगर आपको फिजिकल गोल्ड ही लेना है तो आपके लिए ईजीआर जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको कन्वर्ट करेंगे तब भी आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगा। इधर आप गोल्ड ईटीएफ, आपको फिजिकल गोल्ड लेने के ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आप स्पेसिफाइड क्वांटिटी इकट्ठी, मतलब ईटीएफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी के हो जाए तभी आप टेंडर कर सकते हैं उनको फिजिकल में कन्वर्ट के लिए। गोल्ड फंड भी में भी वही रूल लागू होता है, परंतु जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट है उसमें वो रूल लागू नहीं होता है। पर वहाँ पे भी स्टोरेज का खर्चा वगैरह तो आपको लगता ही है। तो अगर आपके पास खुद का लॉकर वगैरह है तो वापस फिजिकल गोल्ड ज़्यादा प्रेफरेबल है। मतलब डिपेंड करता है कि आपका पर्पज क्या है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। ओके सर, वापस से म्यूचुअल फंड्स की तरफ ही आते हैं। आजकल बहुत सारे फैंसी प्रोडक्ट, न्यू एज
वाले फंड्स वगैरह भी काफी आ गए हैं और अलग अलग थीम बेस्ड भी फंड्स आए हैं, मोमेंटम फंड्स आ गए हैं। क्या इस तरह के फैंसी फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट की सलाह आप देते हैं? आपको लगता है कि नहीं, जो ट्रेडिशनल फंड्स थे, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, इस तरह के फंड्स के साथ जाने की ज्यादा सलाह देंगे? वो आपने एक फ्रेज सुना होगा, कीप इट सिंपल स्टूपिड। बरोबर है। तो जैसे थेमेटिक फंड में क्या होता है कि जब वो थीम परफॉर्म करने लगती है तभी एवरेज इन्वेस्टर को मालूम पड़ता है कि अरे इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है या फार्मा चल रहा है, बराबर है। तो तब तक क्या है, वो गाड़ी छूट चुकी होती है रिटर्न के मामले में। तो जो एवरेज इन्वेस्टर उस थेमेटिक फंड में इन्वेस्ट तब करता है जब वो पिक पे पहुंच गया होता है। तो मैं थेमेटिक फंड में तो इन्वेस्ट करने के एकदम खिलाफ हूँ। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जो आपका ट्रेडिशनल स्कीम्स जो है, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की स्कीम है, उसमें भी फंड मैनेजर है, वो क्या थीम चल रही है उसके हिसाब से एक्सपोजर ले लेता है। और चूंकि बिल्कुल। आपकी एक्सपर्टीज जो है एक्सपोजर लेने की या कौन से सेक्टर में पैसा डालना चाहिए, वो म्यूचुअल फंड के मैनेजर के बराबरी में नहीं है। तो यह डिसीजन आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर पे ही छोड़ देना चाहिए कि कौन से सेक्टर या कौन सी थीम पे कितना एक्सपोजर लेना है। तो मेरे हिसाब से आपको थेमेटिक, मोमेंटम फंड वगैरह कहीं नहीं डालने का। वेनिला प्रोडक्ट जो है, अगर आप थोड़े इनएक्टिव टाइप के हैं तो मैं जैसे बताया, आप इंडेक्स फंड, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर अपना 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप, अगर ये जो फंड मैं चार इंडेक्स बता रहा हूँ, अगर आप 4 इंडेक्स फंड में निवेश कर देते हैं तो इंडिया की एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम टॉप 500 कंपनी में एक्सपोजर हो जाता है। अरे 1 से 500 की रैंक तक के शेयर आपके पास है तो आपको और क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वहां भी प्रोफेशनल है, उनको भी पता है कि कौन सी थीम और कौन से सेक्टर चल रही है। तो अच्छी बात आपने कही। सर, अब एक आखिरी सवाल आपसे ये मैं लेना चाह रहा हूँ। आप अंडर 30 वाले लोगों के लिए मैं फाइनेंशियल प्लानिंग चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए वो 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनको कैसे आप एलोकेट करने की सलाह देंगे? परसेंटेज टर्म में या रूपी टर्म में भी बता सकते हैं कि 5,000 यहाँ पे, 2,000 इतना इस फंड में इतना रखे। एक सलाह उनके लिए दीजिए जो अंडर 30 है। देखिए, ऐसा है कि अंडर 30 वाला मैं प्रिज्यूम करता हूं कि उसका गोल दूर का है, बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। और अर्निंग बढ़ने के भी पोटेंशियल है। तो जो 10,000 वाला जो उसका है बजट इन्वेस्ट करने का, तो 20% वो डाल सकता है लार्ज कैप में, 30% डाल दो आपका मिड कैप में, 30% डाल दो स्मॉल कैप में। ये 80% हो गया। और 20% में से 10% आप गोल्ड फंड में डाल दीजिए, 10% सिल्वर फंड में डाल दीजिए। ये आपका काम हो गया पूरा का पूरा। और चूंकि 30 साल की उम्र है तो वो 100% इक्विटी का एक्सपोजर भी ले सकता है। और नॉर्मली अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपका जो पीएफ वगैरह कटता है, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो नॉर्मली लोग पीपीएफ में पैसा डालते हैं। तो जो असेट एलोकेशन के हिसाब से जो डेट का कंपोनेंट है वो इसमें केयर ऑफ हो जाता है। मतलब आपका ईपीएफ का पैसा है या पीपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका डेट कंपोनेंट है। तो थोड़ा 10-20% आपका डेट में भी इन्वेस्टमेंट होता रहता है, पर वो आपको विजिबली दिखता नहीं है। पीएफ में जो पैसा जाता है वो आपका इन्वेस्टमेंट कंसीडर ही नहीं करते हैं कि भाई मेरे असेट एलोकेशन में से कितना डेट में जा रहा है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम डेट में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है। सही बात है, क्योंकि वो तो अगर आप नौकरी करते हैं तो ईपीएफ में जा ही रहा है। अदरवाइज पीपीएफ अकाउंट भी बहुत सारे लोग रखते हैं और कुछ ना कुछ एफडी वगैरह भी कर ही लेते हैं लोग, आमतौर पे आदत भी होती है। अदरवाइज अगर यंगस्टर्स हैं, अंडर 30 है, तो 30% आपको मिड कैप, 30% स्मॉल कैप और 20% लार्ज कैप, और बाकी यहाँ पर 10% यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर फंड की तरफ भी एलोकेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आपसे टैक्स प्लानिंग को लेकर चर्चा करेंगे और लोगों को गाइड करेंगे, क्योंकि टैक्स प्लानिंग का सीजन चल रहा है, फाइलिंग का सीजन चल रहा है, टैक्स फाइलिंग का, उस पर लोगों को आप गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रहिए।